Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 27th January 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about 77th Republic Day celebrations. Important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि कल हमारे देश में 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया गया। एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है कि ये जो 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन था, इसका थीम था 150 इयर्स ऑफ वंदे मातरम। इस सेलिब्रेशन में हर साल की तरह जो ट्रेडिशनल रिपब्लिक डे परेड होती है वो कराई गई राइट फ्रॉम राष्ट्रपति भवन टू इंडिया गेट। इस रोड को कहा जाता है कर्तव्य पथ। तो राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक की जो परेड है एंड देन दैट परेड वेंट टिल रेड फोर्ट। हर साल ही होता है, राष्ट्रपति भवन से परेड शुरू होती है, इंडिया गेट होते हुए रेड फोर्ट तक जाती है ये, और राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक का जो रोड है उसको कहा जाता है कर्तव्य पथ। तो हर साल की तरह इस साल भी वो ट्रेडिशनल रिपब्लिक डे परेड कराई गई ऑन कर्तव्य पथ एंड देन टू रेड फोर्ट। 77th रिपब्लिक डे के जो चीफ गेस्ट थे वो थे प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन काउंसिल एंटोनियो कोस्टा एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन उर्सुला वॉन डेर लेन। जैसा कि आप सबको मैंने पहले भी बताया कि ये दो यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत में हैं इन ऑर्डर टू नेगोशिएट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन। खबर ये आई है कि द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन हैज़ बीन फाइनलाइज्ड। उसको अब कुछ दिनों में डिक्लेयर किया जाएगा ऑफिशियली। उसके जो टर्म्स कंडीशंस हैं वो सब बताए जाएंगे ऑफिशियली। सो द नेगोशिएशंस हैव बीन फाइनलाइज्ड एंड कंक्लूडेड भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच में विद रिस्पेक्ट टू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। कर्तव्य पथ की बात की जाए अगर, जैसा कि मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति भवन से लेकर के इंडिया गेट तक का जो रास्ता है लगभग 3 किलोमीटर का, इसको कहा जाता है कर्तव्य पथ। इसको डेवलप किया था एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर ने। आजादी से पहले इसको कहा जाता था किंग्स वे। आजादी के बाद इसका नाम बदल करके कर दिया गया था राजपथ। लेकिन किंग्स वे कहें या राजपथ कहें, दोनों ही कॉलोनियल एरा के आइडियाज को रिफ्लेक्ट कर रहा है। राजपथ, कोई ब्रिटिश राज अभी भी थोड़ी चल रहा है, तो किंग्सवे को बदल करके नाम किया गया राजपथ। लेकिन साल 2022 में भारत सरकार ने फैसला किया कि इस रास्ते का नाम बदल करके रखा जाएगा कर्तव्य पथ इन ऑर्डर टू ब्रेक अवे फ्रॉम कॉलोनियल लेगेसी। कॉलोनियल रेलिक्स, कॉलोनियल एरा के जो नाम हैं उनको भी खत्म करते हुए इस रास्ते का नाम अब राजपथ बदल करके कर दिया गया है कर्तव्य पथ। रिपब्लिक डे के अवसर पे झांकियां निकाली जाती हैं जिसको कहा जाता है रिपब्लिक डे टैब्लूज, जिसमें अलग अलग स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज या भारत सरकार की जो मिनिस्ट्रीज या डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने किसी एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करते हुए झांकी निकालते हैं। तो रिपब्लिक डे टेबलू, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज या मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स या भारत की जो सेना है, सर्विसेज हैं, वो निकालते हैं। बट कौन कौन से रिपब्लिक डे टेबलू फाइनली डिस्प्ले किए जाएंगे ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, वो अल्टीमेटली तय करता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। जैसे कि सारे स्टेट्स अपना टेबलू तैयार करेंगे कि हम ये झांकी दिखाना चाहते हैं, अपने स्टेट के इस कल्चरल एस्पेक्ट को दिखाना चाहते हैं, सारे स्टेट्स अपना टेबलू तैयार करेंगे। बट अल्टीमेटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस विल गिव फाइनल अप्रूवल कि कौन कौन से टेबलू को असल में रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के दौरान एग्जिबिट किया जाएगा। तो इस साल 2026 में 30 टैब्लूज, 17 फ्रॉम स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड 13 फ्रॉम मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट या डिफरेंट डिफेंस सर्विसेज को एग्जिबिट किया गया। टैब्लूज का जो थीम था, टैब्लूज जो रिप्रेजेंट किए गए, 30 टैब्लूज रिप्रेजेंट किए गए, लेकिन ऑन 2 ब्रॉडर थीम्स। ये जो 30 टैब्लूज या झांकियां निकाली गई उनका 2 ही मुख्य थीम था। पहला
स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम या समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत? तो याद रखेंगे ओवरऑल जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन किया गया उसका थीम था 150 ईयर्स ऑफ वंदे मातरम। जो टैब्लूज निकाले गए उनका थीम, दो ब्रॉडर थीम था, स्वतंत्रता का मंत्र वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र आत्मनिर्भर भारत। अब जो 30 झांकियां निकाली गई हैं अलग अलग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज की, वो ये हैं। आसाम ने जैसे निकाला आसिरा कांडी टेराकोटा क्राफ्ट विलेज, छत्तीसगढ़ ने दिखाया द मंत्र ऑफ फ्रीडम, गुजरात ने दिखाया मंत्र ऑफ स्वदेशी, हिमाचल ने दिखाया देवभूमि। उसके अलावा अलग अलग जो डिपार्टमेंट्स हैं जैसे डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स ने कुछ दिखाया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने दिखाया। तो अब सारे के सारे टेबलूज या उनका थीम याद रखना तो संभव नहीं है, लेकिन आपको अगर स्टेट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं पीएससी के, तो आपको आसाम का तो याद रखना ही होगा, आसिरा कांडी टेराकोटा क्राफ्ट विलेज फ्रॉम आसाम। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट के जो टेबलूज थे वो भी याद रखिए। नॉर्थ ईस्ट से टोटल 3 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने का मौका दिया गया, असम के अलावा मणिपुर एंड नागालैंड। मणिपुर ने रिप्रेजेंट किया अपने टैब्लू में ये थीम टुवार्ड्स प्रॉस्पेरिटी फ्रॉम एग्रीकल्चरल फील्ड टू इंटरनेशनल मार्केट, एंड नागालैंड ने रिप्रेजेंट किया द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटिंग कल्चर टूरिज्म एंड सेल्फ रिलायंस। असारी कांडी टेराकोटा क्राफ्ट विलेज जो असम का टैब्लू था, असारी कांडी टेराकोटा क्राफ्ट विलेज जो असम का टैब्लू था, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। द आसारी कांडी इज ए विलेज इन धुबरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम। इट इज फेमस फॉर इट्स इंपॉर्टेंट क्लस्टर्स विथ रिस्पेक्ट टू टेराकोटा। टेराकोटा होता क्या है, देखिए इस तरीके का क्ले बेस्ड मटेरियल जो बनाया जाता है, क्ले जो मिट्टी है उससे पहले हाथों से या व्हील से पॉटरी करके जो क्ले बेस्ड मटेरियल बनाया जाता है, फिर उसको ड्राई किया जाता है, फिर बेक किया जाता है, तो उससे जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसको कहा जाता है टेराकोटा। टेराकोटा प्रोडक्ट्स के लिए असारी कांडी विलेज ऑफ असम इन धुबरी डिस्ट्रिक्ट इज वेरी वेरी पॉपुलर। उसी को रिप्रेजेंट किया गया है असम के टैब्लू में इन दिस 77th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन। एक बात आपको और याद रखनी कि साल 2025 में असारी कांडी टेराकोटा ऑफ धुबरी ऑल्सो रिसीव्ड जीआई टैग फॉर इट्स यूनिक क्ले क्राफ्ट। तो ये जो टॉपिक डिस्कशन हमने किया है इसके बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूएस एग्जिट फ्रॉम इंटरनेशनल सोलर अलायंस, important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. In this article it has been discussed कि how US exit will affect the solar alliance। तो क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस वो समझते हैं। इंटरनेशनल सोलर अलायंस भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस के साथ मिलकर के साल 2015 में शुरू किया था ऑन द साइडलाइंस ऑफ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो ये जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 हुई यूएनएफसीसी की, वहाँ पे एक महत्वपूर्ण इंटरनेशनल एग्रीमेंट साइन हुआ विथ रिस्पेक्ट टू ग्लोबल वार्मिंग जिसका नाम है पेरिस एग्रीमेंट। वो तो आप समझते ही हैं, पेरिस एग्रीमेंट के बारे में किसी और दिन फिर से चर्चा करेंगे। बट पेरिस एग्रीमेंट के साथ साथ इस यूएनएफसीसी के कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 के दौरान भारत और फ्रांस ने मिलकर एक और इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव की इन द फील्ड ऑफ ग्लोबल वार्मिंग मिटिगेशन, और वो था इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ये बात आपको याद रखनी है फ्रॉम एग्जाम पर्सपेक्टिव कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक भारत की इनिशिएटिव है। फ्रांस के साथ मिलकर के भारत ने इसको शुरू किया कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 21 के साइडलाइंस में इन 2015। इसका मेन लक्ष्य स्टार्टिंग में ये था कि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, यानी कि वो देश जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में पड़ते हैं, या तो फुल्ली या पार्टली, उन देशों के ऊपर सोलर एनर्जी हमेशा ही गिरती रहती है। सो दीज आर द कंट्रीज विच आर रिच इन बेसिकली सोलर एनर्जी या इनकमिंग सोलर इनकमिंग इंसोलेशन, यानी कि इनकमिंग सोलर एनर्जी में दीज कंट्रीज आर वेरी मच रिच, दिस ट्रॉपिकल कंट्रीज। तो इन ट्रॉपिकल कंट्रीज के बीच में इनकमिंग सोलर रेडिएशन जिन देशों में काफ़ी ज़्यादा है, शॉर्ट में कहें तो इंसोलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इन ट्रॉपिकल कंट्रीज के बीच में जो टोटल 121 देश हैं विच आर आइदर फुल्ली और पार्टली
ट्रॉपिकल कंट्रीज, उनके बीच में एक कोऑपरेशन डेवलप किया जाए ताकि ये देश मिल करके कलेक्टिव तरीके से सोलर एनर्जी को हार्नेस करें। सोलर एनर्जी को हार्नेस करने से दो फायदे होंगे। एक तो पावर अवेलेबिलिटी बढ़ेगी एंड दैट पावर विल बी cleaner source of energy. That is how we will be able to tackle the problem of global warming, greenhouse gas emission also. So guided by this idea, India along with France launched International Solar Alliance with the goal of bringing together the tropical countries that are fully or partly in the tropical areas. तो ऐसे टोटल 121 देशों के बीच में कोऑपरेशन डेवलप करने के लिए ये इनिशिएटिव लाया गया। लेकिन साल 2020 में अमेंडमेंट किया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड आफ्टर दिस अमेंडमेंट नाउ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की मेंबरशिप दुनिया का कोई भी देश ले सकता है। एनी मेंबर विच इज एनी कंट्री विच इज मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस कैन ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस। सेक्रेटेरिएट ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस इज इन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी कैंपस ऑफ गुरुग्राम हरियाणा। तो भारत के गुड़गांव शहर में सेक्रेटेरिएट है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आज के टाइम में अगर बात की जाए तो 124 मेंबर कंट्रीज हैं। यहाँ पे एवरी मेंबर कंट्री हैज वन वोट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन करने के लिए कोई मेंबरशिप फीस नहीं लगती। यहाँ पे जो भी फंड आता है वो वॉलंटरी तरीके से आता है। जो भी मेंबर कंट्री है वो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकता है टुवर्ड्स इंटरनेशनल सोलर अलायंस। There is no target or legal obligations also imposed on the member countries. And as I have already told you, countries who do not fall in tropics can also join now International Solar Alliance as a result of amendment in 2020. But ध्यान रहे, they enjoy all the benefits. Any country which is not part या which does not lie in tropical area can now attain membership of International Solar Alliance. They will enjoy all the benefits, but they will not have voting rights. फ्रॉम इस पर्सपेक्टिव से इंटरनेशनल सोलर अलायंस की ये सारी बातें आपको याद रखनी है। कोई मेंबरशिप फीस नहीं है, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन है, कोई टारगेट नहीं। जो ट्रॉपिकल एरियाज में नहीं लाई करते हैं देश वो ज्वाइन तो कर सकते हैं, दे आर मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, बट दे विल नॉट हैव वोटिंग राइट्स। इंटरनेशनल सोलर अलायंस प्लेटफॉर्म पे ही साल 2018 में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक और इनिशिएटिव प्रपोज किया, the concept of one sun, one world and one grid. As per this concept, ये जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं इनको सोलर पैनल्स के ग्रिड बनाने चाहिए और उनको आपस में कनेक्ट करना चाहिए। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के अंतर्गत एक इनिशिएटिव प्रपोज की गई 2018 में, जिस पे अभी काम चल रहा है, जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, जिसमें ये जो मेंबर कंट्रीज हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, खासकर जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं, ये सोलर पैनल ग्रिड्स डेवलप करें, आपस में इंटरकनेक्ट करें। इससे फ़ायदा ये होगा कि आखिर किसी भी वक्त दिन के 24 घंटे में सन कहीं ना कहीं तो ओवरहेड रहता ही है इन द ट्रॉपिकल एरिया। तो उस देश के अंदर जहाँ पे सन अभी ओवरहेड है वहाँ पे सोलर एनर्जी रिच होगी, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी एंड इस इंटरकनेक्टेड ग्रिड की मदद से पूरे दुनिया भर में उस एनर्जी को ट्रांसमिट किया जा सकेगा। तो इससे एनर्जी डेफिशिएंसी की प्रॉब्लम को दूर किया जा सकता है। सो एज आई टोल्ड यू, अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंस द कॉन्सेप्ट ऑफ वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड हैज बीन प्रपोज्ड बाय इंडियाज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इन 2018. इट एम्स एट क्रिएटिंग इंटरकनेक्टेड transnational electricity grid. The aim is to harness and distribute solar energy from surplus to deficit region. surplus वहाँ होगा जहाँ पे सनरेज डायरेक्टली पड़ रहे हैं, वहाँ पे उस वक्त सरप्लस होगा, और जो डेफिसिट होगा जहाँ पे सनरेज डायरेक्टली नहीं पड़ रहे या रात का समय है, वहाँ पे सरप्लस से डेफिसिट एरिया में इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसमिट करने में ये वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड विल बी हेल्पफुल. अब रिसेंट न्यूज़ ये है, इसी साल जनवरी महीने में अमेरिका ने दुनिया के कई सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से एक साथ पुल आउट कर दिया. 60 से भी ज़्यादा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या प्लेटफॉर्म से एक साथ पुल आउट कर लिया. इन्वायरमेंट रिलेटेड उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म्स थे, जैसे कि IPCC, IRENA एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस. तो यूएस हैज डिसाइडेड टू पुल आउट फ्रॉम इंटरनेशनल सोलर अलायंस ऑल्सो. इस आर्टिकल में यही डिस्कस किया गया है कि यूएस के पुल आउट होने से इंटरनेशनल सोलर अलायंस के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और कंक्लूजन में ये बताया गया है कि कुछ खास असर पड़ेगा नहीं, क्योंकि यूएस कोई बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन फाइनेंशियली करता नहीं था इंटरनेशनल सोलर अलायंस में. यूएस कंट्रीब्यूशन
हार्डली मेड अप 1% ऑफ ओवरऑल इंटरनेशनल सोलर अलायंस टोटल फंड। उसके अलावा भारत में जो सोलर रिलेटेड प्रोजेक्ट चल रहे हैं वो मेनली डिमांड बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं, यानी कि भारत में अब सोलर प्रोजेक्ट्स की डिमांड है, सोलर पावर की डिमांड है, इसलिए सोलर पावर डेवलप किया जा रहा है। तो इस कारण से अगर अमेरिका ने पुल आउट कर भी लिया इंटरनेशनल सोलर अलायंस में, एक तो हार्डली 1% का ही फंडिंग इफेक्ट पड़ेगा। और भारत में जो सोलर प्रोजेक्ट्स हैं वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के कारण कम, भारत की लोकल डिमांड के कारण ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं। इस कारण से अगर इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता भी है बिकॉज ऑफ यूएस पुल आउट, तो उसका कोई खास इम्पैक्ट भारत के अंदर सोलर प्रोजेक्ट्स पे नहीं पड़ेगा, ऐसा ये आर्टिकल कहता है। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि आखिर क्या है इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इसका भारत के लिए सिग्निफिकेंस क्या है। देखिए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो एनर्जी के फील्ड में, क्लीन एनर्जी के फील्ड में सिग्निफिकेंस है वो तो है ही है, प्लस इंटरनेशनल सोलर अलायंस का लीडरशिप रोल में भी भारत के लिए महत्वपूर्ण इसका इंपॉर्टेंस है, क्योंकि भारत का स्टेचर को ग्लोबल ऑर्डर में ये स्ट्रेंथन करता है। इंडिया द्वारा लेड किया गया इनिशिएटिव अगर ये ज़्यादा पॉपुलर होता है, सो इंडियाज स्टेचर एज ए ग्लोबल लीडर स्पेशली इन द फील्ड ऑफ climate leadership will get strengthened. So that is one of the important significance of International Solar Alliance if it gets successful. Next topic is about 5 new fourth industrial revolution centers by World Economic Forum. मतलब इस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है ये फैक्ट, ध्यान रखिएगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में अभी हमने कुछ दिनों पहले देखा, स्विट्जरलैंड बेस्ड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने 5 नए सेंटर्स दुनिया भर में खोलने का फैसला किया है रिगार्डिंग फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये 5 नए सेंटर्स में से एक सेंटर भारत में खुलेगा, आंध्र प्रदेश इंडिया में। उसके अलावा पेरिस फ्रांस में, लंदन यूके में, अबू धाबी में 2 इस तरह के सेंटर्स खुलेंगे। तो टोटल इन 4 देशों में 5 फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन रिलेटेड सेंटर्स खोलेगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एक भारत में है इन आंध्र प्रदेश, वो याद रखना है आपको। एक बात आपको और याद रखनी है कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरीके का सेंटर भारत में खोल रहा है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से रिलेटेड 2 सेंटर्स और ऑलरेडी काम कर रहे हैं भारत में, इन मुंबई एंड तेलंगाना। फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हम लोग इकोनॉमी की बेसिक क्लास में पढ़ते ही हैं 4 इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बारे में। द फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इज विथ रिस्पेक्ट टू स्टीम इंजन, सेकंड इज विथ रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रिसिटी, थर्ड इज विथ रिस्पेक्ट टू आईटी, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड करेंटली वी आर इन द फेज ऑफ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विच इज द एज ऑफ robotics, AI, Internet of Things, quantum computing. Fourth industrial revolution is the era where digital, physical and biological systems do converge. हर तरीके की टेक्नोलॉजी जो है वो एक साथ कोऑर्डिनेट कर रही है, कन्वर्ज कर रही है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट इंदिरा गांधी पीस प्राइज 2025। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से अगेन इंपॉर्टेंट हो सकता है। Indira Gandhi Peace Prize for Disarmament for the year 2025 has been given to Mozambican human right activist Graça Machel। याद रखिएगा प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंदिरा गांधी पीस प्राइज से रिलेटेड सवाल पूछ ले जाते हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जाता है आइदर टू इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस फॉर देयर एग्जेम्प्लीफाइड वर्क इन द डायरेक्शन ऑफ पीस एंड ह्यूमैनिटेरियन कॉज। दिस इंदिरा गांधी पीस प्राइज consist of monetary award of 25 lakh along with a citation. एक टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आर्टिकल 176 से रिलेटेड जो प्रश्न था, इट मैंडेट्स गवर्नर टू एड्रेस लेजिस्लेटिव असेंबली एट द कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेशन एंड आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन, ये सही है। द एड्रेस अंडर 176 इज डिलीवर्ड बाय द चीफ मिनिस्टर, ये गलत है। इट इज डिलीवर्ड बाय द गवर्नर नॉट चीफ मिनिस्टर, तो यहां जाकर के गलत हो जाता है। राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। देखिए, राइट टू वोट की बात की गई है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में भी, तो उस हिसाब से इट बिकम्स लीगल राइट एज वेल। बट आर्टिकल 326 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी राइट टू वोट की बात की गई है, तो इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट ऑल्सो। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कैन बी कंसिडर्ड एज हाइयर देन अ जनरल लीगल राइट। उस पर्सपेक्टिव से करेक्ट आंसर डी एंड सी दोनों होगा, बट चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इज बिगर देन लीगल राइट, इस तरीके से सोचा जाए तो करेक्ट आंसर विल बी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। अगर एक ही ऑप्शन चुनना है तो वी शुड बी चूजिंग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। पद्मा अवार्ड्स की बात की जाए तो जो सेकंड स्टेटमेंट है इसके बारे में मैंने बताया नहीं था, लेकिन ये बात समझ जाइए कि अगर किसी को रिजेक्ट करना है पद्मा अवार्ड्स, दे डोंट वांट टू एक्सेप्ट पद्मा अवार्ड्स, तो उनको भारत सरकार से कोई पहले से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है।
ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी को अशोक चक्र के लिए चुना गया है साल 2026 में। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।